हेलो एमर्स, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री में आगे की ओर। तो केमिस्ट्री में हम लोगों ने ये बात कर लिया था कि ओवरलैपिंग क्या होती है, फिर ओवरलैपिंग के बाद इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी के बाद कोवैलेंसी पे चर्चा हो चुकी थी। ओके, अब कोवैलेंसी की चर्चा हम लोग जब कर रहे थे तो कहाँ तक पहुंचे थे? ऑक्सीजन तक पहुंच चुके थे। नहीं सर, कार्बन तक पहुंचे थे। और कार्बन की मैक्सिमम कोवैलेंसी हम लोगों ने बता दी थी कि 4 होती है, और वो बेचारा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग नहीं करता है, वो सिंपल प्योर केवल और केवल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे देख रहे होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे नाइट्रोजन से। तो ये रहा मेरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितनी होती है? 7। और अगर हम बात करें इसको तो ये होगा इसका, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो 1s2 2s2 2p3, यही होगा। बिल्कुल, तो 1s2 2s2 2p3। अब मेरा ये क्या है? वैलेंस सेल है। रूल क्या कहता है कि वैलेंस सेल में ही जो होगा होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। कोवैलेंसी कहाँ से हम निकालेंगे? वैलेंस सेल से, बाय कोस से। अब मैं अगर इसको इसके ऑर्बिटल को देखूं तो क्या नजर आएगा? 2s2 है, दैट मीन्स ये ऐसे नजर आएगा, यानी पेयर्ड होंगे। अच्छा, फिर क्या करूंगा मैं? यहाँ पे देखूंगा तो 1 2 3 हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 3, तो एक 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 इसमें क्या होंगे? फिल हो जाएंगे। ठीक है ना? रूल यही होता है कि एक एक करके फिल करना होता है। फिल कर दिया, बिल्कुल। अब ये जो स्थिति मैं देख रहा हूँ ये ग्राउंड स्टेट में है। अगर ग्राउंड स्टेट में मैं देखूं तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है? नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, और एक जोड़ा पेयर इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स पेयर में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? एक जोड़ा पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं बात करूं तो यहां से नॉर्मली हम लोगों ने ये समझा हुआ है कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3। तो 3 का मतलब 3 ठो कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपल। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड स्टेट को अगर देखते हुए समझूं तो क्या नजर आएगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे वो कितने बनेंगे? 3। कैसे बोल दिया सर? क्योंकि यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। ओके, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हम तब देखते थे जब इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते थे। चलो एक्साइटेड स्टेट में डालते हैं इसको। एक्साइटेड स्टेट मतलब इसके अंदर आग लगा दो, यानी एनर्जी दे दो इसको। एनर्जी दोगे तो ये जो 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन है वो कूद के जंप करके कहाँ चला जाएगा? p वाले ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल से p वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब बताओ p ऑर्बिटल में है जगह कि चला जाएगा? भाई इससे पहले कार्बन वाले केस को समझो। कार्बन का 6 था, 6 को देखो तो 1s2 2s2 2p2, यही था ना? यहाँ पे पेयर्ड, यहाँ पे 3 है, तीनों को पहले बनाओ। 1 2 3 1 1, बस 2 हुआ। तो हमने क्या किया? ये ग्राउंड स्टेट में था, लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट में इसको पहुंचाऊं तो ये 1 कहाँ कूद के चला जाएगा? यहाँ पे। काहे कूद रहा था? काहे कूदने की इच्छा थी? काहे कि अगवा खाली ऑर्बिटल था। एक्साइटेड स्टेट में इसलिए जा रहा था क्योंकि आगे खाली जगह था। यहाँ पे अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में लेके भी जाऊं तो ये कूदेगा तो जाएगा कहाँ पे? कहाँ पे जाएगा? आगे खाली जगह है कहीं पे? आगे कोई खाली ऑर्बिटल है? नहीं। यानी इस वैलेंस, देखो अभी कूदने वाली भी समस्या समझ लो तुम, क्योंकि कूदने का मतलब कहीं नहीं कूदा सकते हम, है कि नहीं है? इतनी क्षमता होगी कूदने की उतना ही तो करेगा। अब वैलेंस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन कूद रहा है तो वैलेंस सेल का मतलब अभी आगे समझोगे, कहोगे सर अगर यहाँ पे नहीं जगह है तो आगे हम बना लेते हैं 3s2, ये तो पूरा पूरा खाली है, A1 छाप देते हैं, मतलब 3s0 है, s वाला तो खाली है, यहाँ से कूदा देते हैं यहाँ पे। नहीं, कूदने के भी कंडीशंस होते हैं भाई, केमिस्ट्री है ये, कुछ भी नहीं कर सकते आप अपने मन से। ठीक है ना? एज्यूम करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि एज्यूमशन जब बनेगा ना तो फॉलो भी होना चाहिए। वैसे ही 1000 एक्सेप्शन रखे हैं तो झूठे मापे के एक्सेप्शन का हिस्सा ही केवल बन पाएंगे। ठीक है, तो कूदने पे कूदने का अर्थ क्या होता है कि वैलेंस सेल के ऑर्बिटल में कूदने चाहिए। ठीक है ना? वैलेंस सेल के एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में कूदना है, दूसरे ऑर्बिटल में कूदना है। ठीक है ना? ये है कूदाना। अगर कूदा रहे हो तो यही उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, यानी उसके लिए एक्साइटेड स्टेट बनाना पड़ता है। ठीक है ना? एक वैलेंस सेल के एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में कूदाना पड़ेगा, और वो काम कौन करता है? एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद। लेकिन यहाँ पे ये स्थिति बनी नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी क्या हो चुका है? वैलेंस सेल मेरा, वैलेंस सेल के सभी ऑर्बिटल आपस में फिल्ड है, यानी एक ऑर्बिटल से मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में अगर कूदाना भी चाहूँ इलेक्ट्रॉन को तो जगह नहीं है। और हमने जब स्टोरी स्टार्ट की थी एक्साइटेड स्टेट की तो मैंने समझाया था, ये स्टोरी ये कहती है कि सिंपली समझो बाबू
तो ये कहानी है कि भैया अगर एक घर के अंदर 4 लोग हैं और चारों धनी हैं, मतलब दैट मीन्स रिच पर्सन है, और सबका एक एक घर अलग अलग जगह बनवाने की क्षमता है, तो सब उस एक घर में नहीं रहेंगे, वो सब अपने अपने कहाँ चले जाएंगे, अलग अलग घरों को बनवा के सब अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब कैपेसिटी है तब, अब मान लीजिए फटेहाल जी रहे हैं जीवन और अभी भी सोचे कि 4 लोग हैं, अब बनवाने का छोड़ो, खाने की समस्या है, तू घर बनवा के अलग हो जाएंगे, अरे उसी में नाक रगड़ेंगे लेकिन जाएंगे नहीं। तो स्थिति क्या है, स्थिति यही यहाँ पे बन रही है भाई, इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, आगे जगह ही नहीं है, ठीक है, उसकी क्षमता ही नहीं है आगे जाने की। सर वो एग्जाम्पल सूट नहीं कर रहा था, अच्छा चलो ठीक है, समझो सिंपल सिंपल। अगर आप देखोगे तो क्या बोलते हैं, सिंपल अगर बात की जाए तो मान लीजिएगा 4 लोग हैं, 4 भाई हैं, चारों लोगों का अपना अपना घर है, लेकिन मतलब चारों लोगों का अपना अपना घर है, अपना अपना दैट मीन्स सबके नाम पे अपना अपना घर है, लेकिन सभी लोग अभी फिलहाल में एक ही फैमिली में रह रहे हैं, ठीक है। अब 4 लोगों ने अपना अपना घर बनवा लिया है। अब एक जब जिसका मन करेगा वो आराम से जा सकता है, क्योंकि चारों लोगों के लिए अपना अपना पर्सनल रूम है, अपना अपना पर्सनल कमरा है, वो जा सकते हैं, अपना अपना पर्सनल घर है, खाली जगह है, आराम से पुट हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यानी घर के अंदर 4 कमरे आराम से एक्साइटेड स्टेट में डालो, खाली है तो फिल हो जाएंगे। लेकिन सपोज कर लो एक 5वां पर्सन उसी घर में आ गया और उसको रहने की दिक्कत होगी, टोटल कमरे कितने थे, 4 कमरे थे, 4 लोग ऑलरेडी फिल्ड है। तो अब ये बताओ अगर ये जाएगा भी बेचारा तो क्या होगा, किसी के भी कमरे में जाएगा तो एक कमरे में कितने लोग हो जाएंगे, डबल लोग हो जाएंगे ना, तो ये जा पाएगा नहीं है, यानी वहाँ पे कोई कमरा अवेलेबल ही नहीं है कि वो जा पाएगा। और जाने का मतलब ही कूदना होता है, कूदने का मतलब एक्साइटेड स्टेट, सिंपल सिंपल। तो वही चीज़ है कि वो जहाँ से आया था वो वहीं चला जाएगा, कहेगा नहीं हम अपने ही घर में रहेंगे, जरूरत नहीं है। तो सिंपल सिंपल कहानी यहाँ पे ये है कि जब आगे खाली ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कूदेगा नहीं, तो दैट मीन्स कहानी यही रह जाएगी, यानी ग्राउंड स्टेट ही रह जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं नाइट्रोजन की। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड की स्थिति केवल और केवल क्या हो रही है, 3 हो रही है, मतलब क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली तो स्थिति बनी नहीं रही है। भाई कोऑर्डिनेट वाली बॉन्ड वाली स्थिति तब बनेगी ना जब ऑर्बिटल खाली होंगे, ऑर्बिटल खाली होंगे, तो ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है ही नहीं, जब ऑर्बिटल खाली नहीं है तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की स्थिति खत्म, यानी क्या हो गया, जीरो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे नहीं, जीरो हो गए। यानी टोटल देखा जाए तो नाइट्रोजन के पास केवल और केवल क्षमता कितनी है, प्योरली 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की, ठीक है ना। लेकिन रुको, थोड़ा सा और सब्र करो, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब कब बनता है, क्या केवल ऑर्बिटल खाली रहेगा तभी, और ऑर्बिटल खाली रहेगा तो इलेक्ट्रॉन होगा क्या, तो इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, यानी वो एटम एक्सेप्टर का काम कर रहा होगा, क्या काम कर रहा होगा, एक्सेप्टर का काम कर रहा होगा, ले रहा होगा। एक ऑर्बिटल खाली तो एक जोड़ा उसके अंदर फिट, 2 ऑर्बिटल खाली 2 जोड़ा फिट, 3 ऑर्बिटल खाली 3 जोड़ा फिट। खाली है तो इलेक्ट्रॉन ये मांगेगा, जाके कहेगा भैया हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, हम घर में कौन है ये नहीं है, हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। हमारे घर में कोई है ही नहीं रहने, खाली है, देखो भेज दो इलेक्ट्रॉन को, यहाँ रह लेगा, आराम से रह लेगा। तो भुला के मतलब क्या करते हैं, भुलवा के मांग के लेके आ गया, यानी मांगने का काम करेगा, एक्सेप्टर का काम करेगा। और ऑलवेज क्या बना रहा होगा, लुईस एसिड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से पहले ही, मतलब कोऑर्डिनेट की जब डेफिनेशन दी गई थी तो ये बताया गया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 टाइप से बन सकते हैं, एक हमारे पास क्या चाहिए, एक्सेप्टर, और एक चाहिए डोनर। तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए हम ले रहे हैं तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, और ऐसा भी है कि हम दे रहे हैं तो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। अरे भाई ये लेगा तो कोई देने वाला भी तो चाहिए, सब लेने के लिए हाथ फैलाए रहेंगे तो किसी के पास होना भी तो चाहिए, 2 जोड़े में इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर में इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए, तो कोई देगा तभी तो कोऑर्डिनेट बनेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक एक्सेप्टर का होता है और दूसरा डोनर का होता है, यानी 2 रोल होते हैं। अभी तक जो हम देखे एक्सेप्टर वाला देखे हैं, अब देखो डोनर वाला। डोनर वाला कब होगा, अब देखो एक्सेप्टर ये कहता है कि वैलेंस सेल के, अगर बात करोगे तो वैलेंस सेल के ऑर्बिटल यहाँ पे ऑर्बिटल जब खाली रहेंगे तब बनेगा। वैलेंस सेल का कोई भी ऑर्बिटल खाली रहेगा, जब खाली रहेगा तब जो बनेगा वो क्या होगा, मेरा एक्सेप्टर का केस रिप्रेजेंट करेगा। यानी वैलेंस सेल का ऑर्बिटल खाली हो, खाली का मतलब पूर्ण खाली हो, ना आधा भरा हो ना आधा खाली हो, ठीक है। और डोनर का मतलब जब वैलेंस सेल के ऑर्बिटल कंप्लीटली भर चुके हो,
तब बनेगा, भर चुके यानी कंप्लीटली अगर भर चुके होंगे ऑर्बिटल के अंदर तो भी क्या होगा, तो भी हमारा क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हिस्सेदारी कर सकता है। और अगर वैलेंस शेल में ऑर्बिटल पूरा पूरा खाली है तो भी क्या होगा, वो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। सिंपल सिंपल, या तो ऐसे समझ लो कि जब अगर कभी भी वैलेंस शेल के अंदर जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ से ये भी समझ लो, अभी मैं समझा दे रहा हूँ क्या होगा। जैसे अभी कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में क्या समझा तुमने, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसके, वैलेंस शेल के, वैलेंस शेल में होने चाहिए जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने कोवैलेंट बॉन्ड। उसी तरीके से ये बात दिमाग में रखना, वो ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट किसी में भी देखा जाए तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में उतने ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। और जितने जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये देखना डोनर वाली स्थिति, जितने यहां से समझ लेना, जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 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 जितना जोड़ा, ऐसे समझ लो, जितना जोड़ा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ पे ये समझना है। और ये कोऑर्डिनेट कैसा होगा, यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनाएगा बॉन्ड वो कैसा होगा, तो वो भैया लुईस बेस की तरह वर्क करेगा। जबकि अभी तक यहाँ पे ये वाला में क्या बनेगा, लुईस एसिड बनेगा, ठीक है। तो आई होप ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा। तो भैया हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल को पकड़ना, वैलेंस शेल के अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड, और वैलेंस शेल के अंदर जितने जोड़े में पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन तो भी मेरा क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। और जितने खाली ऑर्बिटल उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सेप्टर को ये वाला डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे लिख दो कि जितने खाली ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल, अब खाली ऑर्बिटल कहाँ के, वैलेंस शेल के, जितने खाली ऑर्बिटल उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब समझ गए होगे, बिल्कुल। तो एक्सेप्टर की स्थिति है कि जितने खाली ऑर्बिटल उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जितना जोड़ा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, वैलेंस शेल के अंदर, उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर उतने कोवैलेंट बॉन्ड। ये सब कोऑर्डिनेट बना रहे होंगे। डोनर की स्थिति में जोड़ा पेयर्ड में होना चाहिए, मतलब जितना जोड़ा हमको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा वैलेंस शेल के अंदर उतना मेरा डोनर वाला स्थिति बनाएगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट में भी कैसा रोल होगा उसका, डोनर, क्योंकि कोऑर्डिनेट के अंदर दो रोल है, डोनर का और एक्सेप्टर का। इससे पहले हम लोगों ने एक्सेप्टर का देखा, लेकिन यहाँ से अब हमको नजर आएगा डोनर का केस, यानी डोनर का रोल यहाँ पे नजर आएगा। तो आई होप ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, हाँ है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं नाइट्रोजन की स्थिति को, तो नाइट्रोजन की स्थिति में यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला कि नहीं मिला, तो एक जोड़ा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बनाएगा, है कि नहीं है। और नाइट्रोजन इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो फटाफट इसको क्या करिए, नोट करिए, फिर एक एक को हम लोग समझते हैं। चलिए देखिएगा, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन 7 है, अभी आप लोगों ने जस्ट देख लिया 1s2 2s2, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये 1 1 1 क्लियर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल यही है, वैलेंस शेल के अंदर पेयर्ड कितने जोड़े पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने जोड़े हैं, एक जोड़ा या हाँ एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3, चाहे जोड़ा को हटाओ, थोड़ा सा और हिंदी कर लो, इसको युग्मित कर लो, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, थोड़ा हिंदी वालों का भी हो जाए, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जितना युग्मित इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या बनवाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जबकि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो क्या बनवाएगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, सहसंयोजक बंध। तो टोटल कितना हो गया, 3 यहां से 1 यहां से, तो कोवैलेंसी की बात करूं मैं, कोवैलेंसी सहसंयोजकता तो कितनी होगी, 3 कोवैलेंट की कृपा से और 1 कोऑर्डिनेट की कृपा से। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 4 हो गया कोवैलेंसी, ठीक है ना। कोवैलेंसी इज हियर 4, खत्म।
यानी नाइट्रोजन की ये क्षमता है कि यह 4 लोगों से जुड़ सकता है। कोवैलेंसी क्या शो करती है? तो कोवैलेंसी ये शो करती है कि कितने लोगों से जुड़ सकता है। तो कोवैलेंसी से यहाँ से ये पता चला कि 4 अलग अलग एटम या 4 सेम टाइप के एटम से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट ये रहा मेरा सेकेंड वाला ऑक्सीजन। तो मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो देखिएगा, ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है 8, 1s2, 2s2, 2p4, 2p4, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। अब इसको मैं ऐसे कर लूं, ये हो जाएगा पेयर्ड। यहाँ पे अगर मैं बनाऊं 1 2 3 तो यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 4 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से जोड़े में कर दूंगा। ये ऐसे ही तो करूंगा, पहले 3 डाला फिर चौथा वाला पहले वाले में डाल दिया। क्लियर? ठीक है। अब क्या होगा, चलो अब देखते हैं। तो फिर से वही रूल अपनाएंगे, देखेंगे हम लोग कि कितना खाली है, कितना भरा हुआ है, कितने अयुग्मित है, कितने युग्मित है, बस इसी पे गेम ओवर हो जाएगा मेरा। तो सबसे पहले अनपेयर्ड देखो, अनपेयर्ड इसमें कितने हैं, 2 हैं, 2 अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड इन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी 2 क्या बोलते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 2 कोवैलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 2 कोवैलेंट बॉन्ड। यस और नो? बिल्कुल, 2 कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो पहली चीज तो ये देखो वैलेंस सेल है, क्या वैलेंस सेल के अंदर यहाँ पे पहले अच्छा सुन लो, क्योंकि जल्दी जल्दी भागेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ये वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल यहाँ से यहाँ तक लाई करता है और वैलेंस सेल के अंदर ही मैं देख रहा हूँ। तो मैं अगर नहीं लिख रहा हूँ तो भी आप समझदार है, तब से हम सेकंड पीरियड में चल रहे हैं और बार बार 2s2 2p वाला ही क्या हो रहा है, मतलब 2s और 2p वाला ही मेरा क्या बन रहा है, वैलेंस सेल का भाग बन रहा है। अच्छा यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व क्या करो कि क्या यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट देने पे कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ भी ऑलरेडी क्या, अगर मान लो यहाँ से एक्साइटेड स्टेट देते हैं तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन उठ के जब यहाँ जाएगा तो फिर एक पेयर बन जाएगा। यानी जो स्थिति पहले है एक्साइटेड स्टेट के बाद भी स्थिति सेम होने वाली है। इससे पहले के जो इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी एटम थे, ये नाइट्रोजन से पहले के जो एटम थे उसमें एक्साइटेड स्टेट देने से ये होता था कि ग्राउंड स्टेट में जो पेयर में नजर आते थे इलेक्ट्रॉन वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद अनपेयर्ड हो जाते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो एक जोड़ा यहाँ पे है वैलेंस शेल के अंदर, मतलब एक जोड़ा यहाँ पे है युग्मित इलेक्ट्रॉनों का, पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का, और यहाँ भी है एक जोड़ा पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में लेके जाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत करेगा, जंप करके यहाँ चला जाएगा, तो भी तो क्या बनेगा, 2 जोड़ा बनेगा, नहीं बनेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और उससे पहले भी तो 2 बन रहा है। तो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में ले जाने से कोई मतलब है ही नहीं, ये जाएगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जाएगा क्यों, आगे ऑलरेडी भीड़ है। इसको चाहिए अकेले कमरा, भाई खुदा ही रहे हो तो अकेले भेजो ना भाई, इसको चाहिए अकेले जाके मालिक बन जाए, वहां पे ऑलरेडी एक मालिक है, फिर जाएगा तो फिर से तो वही स्थिति बन गई इसकी। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे देखो बस कि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए और 2 जोड़े क्या मिल गए हमको, 2 जोड़े मिल गए पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉनों के, यानी 2 यहाँ पे पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 जोड़ा क्या है, 2 पेयर युग्मित इलेक्ट्रॉनों का है। ठीक है, 2 पेयर किसका है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 2 जोड़े में, तो यहाँ पे इसका मतलब कितना हो गया, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। यस और नो? ठीक है, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अगर कोवैलेंसी देखूं मैं तो मैक्सिमम देखो सर या मिनिमम देखो, बतिया है कि यहाँ पे इतना ही होने वाला है। ठीक है ना, यानी 2 कोवैलेंट और यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट ले दे के बन गया टोटल आपका 4, यानी कोवैलेंसी हो गई इसकी भी 4। ठीक है, तो 4 हो गया। क्लियर है? तो ऑक्सीजन भी कितने लोगों से जुड़ सकता है, 4 लोगों से मैक्सिमम ये जुड़ सकता है। ठीक है ना, मैक्सिमम ये जुड़ सकता है, इसको बोलते हैं सहसंयोजकता। ये बताता है कि किसी के पास कितनी क्षमता है किसी से जुड़ने की। ठीक है ना, किसी एटम की अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने लोगों से जुड़ाव हो सकता है, यह सिंपल। सहसंयोजकता क्या बताता है कि कितने लोगों से एक एटम जुड़ सकता है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो ऑक्सीजन की कहानी खत्म। अब हमारे पास नेक्स्ट पे आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है, 9। अब इसको भी बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं, आसानी से सभी रूल हम लोगों ने पकड़ ही लिए हैं। तो वह होगा ये 1s2 2s2 2p4 सॉरी 2p5 बनाओ तो वैलेंस शेल।
ये रहा वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल के ऑर्बिटल की स्थिति बताओ तो ये बता दिया मैंने वैलेंस शेल के ऑर्बिटल की स्थिति 1 1 1 2 2 2। तो क्या नजर आ रहा है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने जोड़े पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, तो 3 यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर है बात, यानी यहाँ पे बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर कोवैलेंट बॉन्ड, इधर 3 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी इधर एक कोवैलेंट बॉन्ड, इधर 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। टोटल कोवैलेंसी अगर हम बात करें तो कोवैलेंसी कितनी होगी, कोवैलेंसी हो जाएगी 1 + 3, एक यहाँ पे क्या है, कोवैलेंट है, कोवैलेंट, कोवैलेंट प्लस यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। टोटल कितना हो गया इसकी भी कोवैलेंसी, 4। सर इसमें क्या था, इसमें तो सभी लोगों को पता था कि इसमें यही होने वाला है, यानी फ्लोरीन भी क्या करेगा, 4 लोगों से जुड़ेगा। तो सर सिंपल रूल था जो आगे आपने बढ़ा दिया है, केमिस्ट्री में यही तो चलता है कि रूल आप बनाओ, उसके बाद आराम से एटम्स क्या होंगे उस रूल को फॉलो करते करते आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। लेकिन जो मैंने लिखा है वो गलत है, मैंने बोला ना केमिस्ट्री है ये, फिजिक्स नहीं है, मैथ नहीं है, दैट इज केमिस्ट्री। यहाँ पे एक ही चीज है केमिस्ट्री का कि ये केमिस्ट्री ना एक रूल को फॉलो करता है, सिंगल एक रूल को फॉलो करता है, वो है कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। तो एक बार अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर ना मिलेंगे हम, ठीक है ना। दैट मीन्स कि कभी खुशी और कभी गम, कभी खुशी कभी गम, और केमिस्ट्री कहती है एक बार आपने हमको समझ लिया तो फिर नहीं मिलेंगे हम, ठीक है ना, हम नहीं मिलेंगे मतलब कॉन्सेप्ट चेंज, ठीक है। और सिंगल कि तुम्हारे समझ में आने के बाद, ठीक है, ये रूल लगेगा नहीं, तुम्हारे समझ में आने के बाद ये रूल लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। ये एक्चुअल में केमिस्ट्री बताता है कि जब आप एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करोगे तो कुछ दूर तक आप चलोगे उस रूल को और लगने लगेगा आपको कि आप ये रूल सटीक समझ चुके हो और इसी रूल पे सभी लोग काम कर रहे होंगे, और दन्न से केमिस्ट्री के अंदर ये रूल फॉलो हो जाता है क्या, कि कभी खुशी कभी गम, यानी आपको लगेगा खुशी लेकिन जस्ट लेके आएगा गम, ठीक है ना। और एक बार आपने इसको समझ लिया तो फिर ये कहेंगे कि ना मिलेंगे हम। तो कोई भी रूल है आपके समझने के बाद आपको लगेगा कि यही लगेगा, लगने भी लगेगा, मतलब वो रूल आपको लगेगा कि लगेगा यहाँ पे, और वो लगने भी लगेगा लेकिन लगेगा नहीं। तो आई होप ये बात तीनों क्लियर हो गई। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में क्या है कि भैया एक पर्टिकुलर रूल से कहीं कुछ नहीं चलता है, यहाँ पे हर बार सिचुएशन पे डिमांड होती है। एक्चुअल में रियल लाइफ यहाँ पे से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में रियल लाइफ कहाँ पे है, यहाँ पे है, दैट इज योर रियल लाइफ, ये रियल लाइफ पे बेस्ड है, ठीक है। कि यहाँ पे हमारे वहाँ जो डिसीजंस लिए जाते हैं, हम जो डिसीजन लेते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, तो वो बेस्ड होते हैं सिचुएशन पे, तो ये सिचुएशन पे डिमांड करने वाले हैं। तो सिचुएशन पे डिमांड करने वाली कंडीशन के कारण ही केमिस्ट्री अपने रूल को एडजस्ट नहीं करा पाती, सिचुएशन चेंज और रूल चेंज, ठीक है। अब जब रूल चेंज होता है तो ये इसको नेम दे देती है एक्सेप्शन, यानी जो मेरी बात नहीं मानेगा वो एक्सेप्शन के कैटेगरी में जाएगा। यार एक्सेप्शन की कैटेगरी में अगर देखा जाए ना तो 118 तत्व है, हर 118 तत्व में हर एक तत्व, हर एक एटम किसी न किसी रूल का एक्सेप्शन जरूर रहा होगा, जहां तक मुझे नजर आ रहा है कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, किसी न किसी रूल को तो एक एटम ब्रेक करता है, दैट मीन्स 118 का 18 एक्सेप्शन है। और लॉजिक क्या देती है कि जब ये बात नहीं मानता है तो फ्लोरीन यहाँ पे बात नहीं मानता तो बोलती है फ्लोरीन इज द गुंडा मवाली ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये बात नहीं मानता, गुंडा है क्योंकि ये, इसीलिए बात नहीं मानता, ये 4 लोगों, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि ये गुंडा है। सिंपल एक लॉजिक दे देती है केमिस्ट्री, समझ पा रहे हो। यानी फ्लोरीन के कंडीशन में देखो जो एक्सेप्शन होते हैं, देखिए हर रूल को सबके ऊपर फॉलो करवाया जाता है, फिर उसको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के अंदर अंतर्गत भी देखा जाता है, यानी एक्सपेरिमेंट करके भी उस रूल को फॉलो करवाया जाता है, तो देखा जाता है कि ये बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है, दैट मीन्स उस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाय द एक्सपेरिमेंट अगर वो कोई आइटम किसी रूल को फॉलो कर रहा है दैट मीन कि वो बात मान रहा है। आई थिंक चल रहा होगा, बिल्कुल समझ आ रही बात। तो
तब जाके वो रूल सटीक माना जाता है। अब फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता ही नहीं, कहीं भी कभी भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के केस में जाता नहीं है। यही कारण है कि फ्लोरीन सिंगल सिंगल केवल और केवल क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता ही नहीं है। ओके, तो आई थिंक क्या बात समझ में आ गई होगी, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड केवल बनाता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता है। इज दैट क्लियर? तो एक्सेप्शन के कारण इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा, कोवैलेंसी यानी कोवैलेंट बॉन्ड एक बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा नहीं। क्लियर हो गया ये फंडा। तब हम ओवरऑल देख लें, ले देखिए इसके आगे की भी कहानी देख लेते हैं। और केमिस्ट्री को आप लोगों ने आई थिंक समझ लिया होगा कि केमिस्ट्री कैसे अपना खेल दिखा रही है, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री की कहानी बहुत शानदार है, यही तो है कि आपको पर्टिकुलर स्पेस में रखेगी, मज़ा आएगा, फिर पता चलेगा कि वो मज़ा कुछ देर के लिए है, पर्टिकुलर चीज़ के लिए है, पर्टिकुलर सेंस में है, फिर अपने आप में वेरी कर जाता है। और यही कारण है कि क्योंकि केमिस्ट्री की प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है, केमिस्ट्री के अंदर दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिस चीज़ को डील करता है दिक्कत उसमें है। केमिस्ट्री डील करता है माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल दैट मीन्स एटम्स, एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वहाँ से बिहेवियर्स को देखा जाता है। और आज तक पूरे साइंस के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे या समझोगे तो अभी तक इनके बारे में ही एक्चुअल में जानकारी नहीं है हमको कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। हम सही तरीके से कभी भी ऑथराइज तरीके से ये बोल नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है या वेव है। जब आप देखोगे ना क्वांटम मैकेनिक्स, वहाँ पे एटॉमिक लेवल पे ही फिजिक्स में चला जाता है, मतलब एटॉमिक लेवल पे हम लोग फिजिक्स में बात कर रहे होते हैं, तो इतने थ्योरम्स आए हुए हैं या इतनी इतनी प्रॉब्लम्स आपको नजर आएंगी कि जिनको आज तक सुलझाया ही नहीं जा सका। तो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत छोटे लेवल पे जाके देखते हैं, और जहाँ पे जो पार्टिकल है वो ना अपने अंदर दोहरे नेचर को दिखा रहे होते हैं, है ना, कि कभी आपको दिखाई देंगे तो लगेगा कण है, नहीं दिखाई दे रहे तो वेव फॉर्मेशन दिखा रहे होंगे। मतलब आप देखोगे ना, आप यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से एक बात प्रूव होती है कि जब एक ऑब्जर्वर को रखा जाता है तो वो जो ऑब्जेक्ट है या इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल के फॉर्म में नजर आता है, जब ऑब्जर्वर को हटा दिया जाएगा तो वेव के फॉर्म में नजर आएगा। यानी देखोगे तो लगेगा पार्टिकल है लेकिन होता वेव है। सोचो, इस तरीके की कहानी है इलेक्ट्रॉन की। अब उस इलेक्ट्रॉन का हम नेचर शो कर रहे हैं, इसीलिए एक्सेप्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो फ्लोरीन हो गया, अब आता है मेरे पास नियॉन। नियॉन 10 होता है। अब देखा जाए इसका 1s2 2s2 2p6 देखा जाए, इसका वैलेंस सेल यही है, इसमें 1 2, यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3, तो 1, ये पूरा फिल हो जाएगा, बिल्कुल ये पूरा फिल हो गया। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, फिल हो गया। अगर पूरा का पूरा फिल हो गया तो थोड़ा सा ध्यान से देखो इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड एक भी नहीं बनाएगा। अच्छा, चार तो क्या आंसर है इसके पास, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो पहली चीज, हर बार रूल्स नहीं चलते हैं, किसी कोई ऐसा होता है ना कि जो बिना रूल के होता है, यानी उसके ऊपर कोई रूल लागू नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे ना कि जहाँ हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, यानी वहाँ पे कोई नियम नहीं है लाइन का, जहाँ से ये खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होती है। तो वही कहानी है इनकी कि भैया ये जब पार्टी, ये हम क्या देख रहे हैं, बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। आप बॉन्ड तभी बनाएंगे जब, क्यों बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या होना है, स्टेबल होना है। ये ऑलरेडी स्टेबल है भाई, लोग इनकी तरह बनना चाहते हैं, ये किसी की तरह क्यों बनेंगे। इनकी तरह बनने के लिए लोगों को बॉन्ड बनाना पड़ता है, तो ये क्यों जाएंगे बॉन्ड बनाने, तो ये बॉन्ड बनाते ही नहीं है, यानी इनके अंदर कोई, इनकी कोवैलेंसी क्या होती है, कोवैलेंसी 0 होती है। अभी जस्ट हम लोगों ने फ्लोरीन देखा, फ्लोरीन की कोवैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। और 1 मतलब वो क्या होगा, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक भी नहीं होगा। तो अगर हम लोग ओवरऑल ऑब्जर्वेशन करें तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, ठीक है ना, यहाँ तक देखा। तो हम देखें ध्यान से, तो कार्बन के पहले अगर हम बात करें, पहली चीज तो इसमें सब पूरे के देखें, ये सेकंड पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड में आए हुए हैं, सेकंड पीरियड में, तो इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है, मैक्सिमम कोवैलेंसी है इनकी, मैक्सिमम कोवैलेंसी इनकी 4, सबकी 4 ही नजर आई होगी, 1 2 3 4 5, इन सबकी 4 नजर आई होगी। लेकिन यहाँ यहाँ तक ना जाके सिर्फ यहाँ तक, ठीक है ना। इसकी कितनी है, इसकी मैक्सिमम है, मैक्सिमम कोवैलेंसी एक ही है, ठीक है ना। अब इन मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है, इस 4 में से कोई कोऑर्डिनेट बना रहा होगा, कोई क्या बोलते हैं, कोई कोवैलेंट बना रहा होगा, मतलब 4 में से चारों क्या होंगे, आपके कोवैलेंट नहीं हो सकते एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन जो होता है चारों कोवैलेंसी शो करता है, और चारों के चारों कोवैलेंट बॉन्ड के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब कार्बन के पहले अगर हम जाएं
तो कार्बन के पहले ये जो दोनों हैं, ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते समय ये क्या है, ये लेविस एसिड है, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों के दोनों एक्सेप्टर हैं, ये एक्सेप्टर है, यानी ये लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। और ये लोग कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें इनका रोल क्या होता है, लिविस एक्सेप्टर का, और एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस एसिड, यानी ये लेविस एसिड बनाते हैं। जबकि कार्बन के बाद अगर जाऊं मैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करूं, सर ये पहले नाइट्रोजन आएगा फिर ऑक्सीजन आता है, गलत लिख दिया हूं मैंने, तो नाइट्रोजन आता है फिर ऑक्सीजन आता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं मेरे डोनर का काम करते हैं, और डोनर का काम करने के कारण ये जो होते हैं लिविस बेस बनते हैं, यानी ये जो होते हैं लिविस बेस बनते हैं। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की कहानी ये रही कि ये लेविस एसिड है, ये लेविस बेस है, ये डोनर है, ठीक है ना, यानी ये डोनर है, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। इस तरीके से आप थर्ड पीरियड में चले जाओ, तो थर्ड पीरियड की अगर मैं बात कर लूँ, यहीं पे थर्ड पीरियड की बात कर लूँ, तो याद रख लेना कि थर्ड पीरियड वाले जो होते हैं वो मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या दिखाएंगे, कोवेलेंसी आपको 6 दिखाएंगे, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी दिखाएंगे, 6 दिखाएंगे थर्ड पीरियड वाले। अब आप कहोगे या आप जाओगे जब उसमें तो देखोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे एटॉमिक लेवल या बहुत सारे क्या बोलते हैं उनको, ऑर्बिटल खाली मिलेंगे, जिससे आपको लगेगा कि बहुत सारी मात्रा में क्या बन रहा है, बहुत सारी मात्रा में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। सर इतना समझाने से बढ़िया, इतना बोलने से बढ़िया एक आध ठो ले लो, ठीक है, चलो देख लेते हैं हम लोग, उसको देख लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, ऐसे मुझे वाणी क्या याद रखेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखो, जैसे मान लो एल्यूमिनियम को लेता हूँ मैं, क्या बोलते हैं थर्ड पीरियड में आता है, तो इसको मैं अगर लिखूँ तो 1s2 2s2 2p6, फिर आता है 3s2 और फिर आता है हमारे पास 3p1, क्या आएगा, बिल्कुल। इसमें वैलेंस सेल देखा जाए तो वैलेंस सेल कौन है, 3s2 3p1 और इसके बाद 3d वाला भी आएगा, बिल्कुल, तो वैलेंस सेल मेरा 3 वाला है, ठीक है ना। अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये तो फिल्ड होगा, ये देखा जाए तो इसके 1 2 3 यानी 1 केवल फिल्ड होगा, बाकी 2 खाली होंगे, और 3d के अंदर भी जाओगे तो टोटल पाँचों क्या है, खाली मिलेंगे, तो 1 2 3 4, वैलेंस सेल मेरा 3 वाला है, और 3 के अंदर देखोगे तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब इनकी बात अगर मैं करूंगा तो क्या नजर आएगा कि वैलेंस सेल मेरा 3 है, 3 के अंदर देखोगे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अगर इसको ग्राउंड स्टेट में डालूंगा तो ये वाला कूद के यहाँ पे चला आएगा, स्वाभाविक बात है। तो कितने अनपेयर्ड मिल गए, 3। कितने खाली ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6 तो खाली ऑर्बिटल हैं, यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे नजर आ रहा होगा भाई। जितने खाली ऑर्बिटल है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चले जाएंगे, और कैसा बनेंगे, ये लिविस एसिड बन जाएंगे, क्योंकि एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इनको चाहिए। और 3 मेरा क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए मेरे पास टोटल 6 और 3 टोटल लेके 9 हो गए, और ये हो गई मेरी कोवैलेंसी, हो गई। लेकिन यह बिल्कुल गलत है, यानी ये एक्चुअल में मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी दर्शाते हैं, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी इनकी होती है, जस्ट मैंने ऊपर लिख दिया है, मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 6। सर क्यों ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंटल चीज़ है भाई, रूल यहाँ पे कोई फॉलो नहीं होता है। यही कारण है कि हम लोग सेकेंड पीरियड का ऑब्जर्वेशन, हमने पूरी कोवैलेंसी का नॉलेज अपना कहाँ तक रखा, सेकेंड पीरियड तक समाहित रखेंगे। थर्ड पीरियड में जाके हम अपना माथा पच्ची नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आने वाला है मैक्सिमम कोवैलेंसी 6। इसका पर्टिकुलर कोई एक अच्छा सा रीज़न नहीं है मेरे पास कि मैं आपको दे दूं और आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने इतनी बात बताई, और मैंने बोला कि अब थर्ड पीरियड को यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। थर्ड पीरियड वालों को हम लोग छोड़ देंगे। थर्ड पीरियड में बस इतना याद रखेंगे कि जो लोग हैं उनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी, 6 होगी। फिर क्लोरीन पे आएगी कहानी, तो फिर क्लोरीन पे वही होगा कि वो जो हैलोजन ग्रुप के होंगे वो मैक्सिमम कोवैलेंसी अपना एक ही दिखा रहे होंगे, 2 नहीं दिखाएंगे। ओके, तो इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई होगी तो आप कोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, यानी कोवैलेंसी से आपको कोई फंसाने वाला नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करने से पहले ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर लिया है, और अब आगे हमको क्या पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो खत्म की वो है ओवरलैपिंग। ये जो सीरीज चल रही थी इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग आई थिंक हम लोगों ने अच्छे से डिफाइन कर लिया है, ओवरलैपिंग अच्छे से पढ़ लिया, और ओवरलैपिंग से संबंधित जो जो केसेस थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग पढ़ा, ओवरलैपिंग से जो ओवरलैपिंग पे बेस्ड जो कंडीशंस थे कि कैसे होता है, टाइप्स क्या होती है, क्या होता है ओवरलैपिंग, ये सब कुछ डिफाइन किया। उसके बाद इलेक्ट्रोवैलेंसी, मतलब मानते हैं कि टॉपिक ही नहीं है, ये बहुत छोटा सा नहीं, बहुत उस छोटे का भी छोटा वाला टॉपिक था।
इलेक्ट्रोवैलेंसी, फिर कोवैलेंसी, इनकी भी बात कर ली। तो आई होप यहाँ तक ये पूरी की पूरी अगर बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ओवरलैपिंग कैसे होती है, क्यों होती है, सब बात अगर आपको क्लियर हो गई होगी तो आप ओवरलैपिंग में अभी आप जीनियस हो चुके हो कि सभी चीज़ों को आप समझ चुके हो। ठीक है, लेकिन अब जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा ओवरलैपिंग के बाद, यानी इन टॉपिक के बाद जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आएगा कि वाई ओवरलैपिंग, हम ओवरलैपिंग पढ़े ही क्यों। आया समझ में। अब हम कहाँ जाएंगे कि हम ये क्वेश्चन पूछ के स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन हम ये पूछेंगे कि वाई ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग आया ही क्यों। क्योंकि हमारे पास भाई ओवरलैपिंग से हम क्या करवा रहे हैं, हम बनवा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है कि भैया कोवैलेंट बॉन्ड बनता क्यों है, क्योंकि उसे क्या करना पड़ता है। लुईस एंड कॉन्सल ने एक रूल दिया था कि एक एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, एक एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसको नेसेसरी है, उसको जरूरी है कि उसके वैलेंस सेल के अंदर क्या करना चाहिए, उसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहिए, यानी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अगर वो ऑक्टेट होगा, मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, यानी इसी रूल को ऑक्टेट रूल बोल दिया कि वैलेंस सेल के अंदर उसके पास कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्टेट रूल है। और अगर कोई भी ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए, मतलब वो बेचारा करने के लिए क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनवाएगा। मतलब फिर से लुईस एंड कॉन्सल ने बोला कि हर एटम को अपनी एनर्जी को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। आपको याद होगा कि एक ग्राफ बनाया गया था, तो उस ग्राफ के थ्रू मैंने बताया था कि जब क्या होता है, दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है और उस दौरान उनका अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स ना अट्रैक्शन होता है ना रिपल्सन होता है। तो एक ऐसा पोजीशन होता है बॉन्डिंग का कि जहाँ पे मिनिमाइज हो जाती है एनर्जी। तो उस दौरान उनको वो देखा गया कि ऐसा करने के लिए, यानी उनकी एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या स्पेसिफिक रूल है। तो उन्होंने देखा कि ऐसी कंडीशन है कि उसके लिए उनके बाह्य कोश में यानी वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो होगा। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो सिंपल काम यही था कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाना था और उसके लिए उनको क्या करना था, बाह्य कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। लेकिन मैंने बोला ना ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कोई एक पर्टिकुलर रूल चलता ही नहीं है। तो बेचारा हुआ क्या कि बाद में ऑक्टेट रूल की बहुत सारी लिमिटेशन नजर आई, यानी बहुत सारी जगह पे ये फेल हो गया। ठीक है ना, तो बहुत सारी जगह पे क्या हो गया, फेल हो गया। जब ये फेल हो गया तो फिर कई सारे जहां जहां पे फेल हुआ तो उनको एक्सप्लेन करना था। अब उनको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए बाकायदा हमको ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। ठीक है, लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो आप ओवरलैपिंग पढ़ रहे हो, तो पहली चीज तो ऑक्टेट रूल किसने दिया था, लेविस एंड कॉन्सल ने दिया था, है ना, लेविस एंड कॉन्सल ने। ठीक है ना, एक सेकंड चल रहा है ना, बिल्कुल। तो लेविस एंड कॉन्सल ने दिया था, जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेविस एंड कॉन्सल ने दिया था ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल जब दिया तो ये फ्लॉप मार गया, क्योंकि कुछ जगहों पे ब्रेक डाउन हो गया। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिर ये कैसे स्टेबल हो रहा है, तो स्टेबिलिटी का फंडा बताया गया और बताया गया कि ओवरलैपिंग के थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आपको मैंने बोला ना कि जान के आश्चर्य नहीं होगा अभी कि जो ओवरलैपिंग भी है ना, वो भी एक थ्योरी के थ्रू डिफाइन किया गया, उसको भी एक अलग साइंटिस्ट ने दिया हुआ है। यानी एक्चुअल देखा जाए तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने थ्योरी के थ्रू, एक थ्योरी है जिसका नाम है VBT, यानी ये ओवरलैपिंग अपने आप नहीं उत्पन्न हो गया। आफ्टर ऑक्टेट रूल डायरेक्ट ओवरलैपिंग अपने आप नहीं उत्पन्न हुआ। एक्चुअल में एक थ्योरी दी गई दो साइंटिस्टों के थ्रू जिसका नाम है द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया कि एक क्या बोलते हैं, एक एटम को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, ओवरलैपिंग करना पड़ता है। और ओवरलैपिंग के लिए क्या कंडीशन होती है कि उनके वैलेंस सेल के ऑर्बिटल में क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उस प्रोसेस यानी ये थ्योरी के थ्रू ओवरलैपिंग का शुरुआत हुआ था। ठीक है, और मैंने क्या किया, सबसे पहले ओवरलैपिंग पढ़ा दिया, तब जाके मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ओवरलैपिंग इस थ्योरी से ही निकल के आई है। ये थ्योरी नहीं होती तो ओवरलैपिंग नहीं होता। ठीक है, तो कौन से दो साइंटिस्ट थे, क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे। और क्या ये जो ओवरलैपिंग अब तक हमने पढ़ा है ये सब पे फॉलो होगा, यस और नो, इसके बारे में भी जानेंगे। क्या ये भी आगे जाके केमिस्ट्री की तरीके से, यानी केमिस्ट्री के अंदर है तो कहीं ना कहीं ये भी फेल मारेगा ही मारेगा। तो क्या आगे जाके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी फेल मार जाता है, जैसे ऑक्टेट रूल का एक लिमिटेशन था, वैसे ओवरलैपिंग भी क्या फेल मार जाएगा, क्या ये भी सटीक जानकारी नहीं दे पाएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे।
ठीक है ना। आज आपने जितना भी पढ़ा उसको सेमराइज कर लीजिएगा और इससे पहले जितना ओवरलैपिंग आपने पढ़ा उस सब चीज़ों को अच्छे से डिफाइन कर लीजिएगा, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलें और इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करें तो आपको आसानी से समझ में आए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमएस। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो और इस वीडियो के अंदर कहीं भी मेरे द्वारा एरर किया गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।